manage the Waqf properties? What is the action plan, right? And also he's also going to share the law of the land and हम क्या कर सकते हैं collectively, individually to contribute back to the society, community and to the entire nation. तो इतना कहते हुए, sir, I really want to welcome you. So thank you so much for joining with us today. Welcome and over to you. मेरा जो टॉपिक है लॉ ऑफ द लैंड है, राइट्स ऑफ द पीपल है, along with that a special touch to the Waqf laws in India. I take this opportunity to declare one of the aspirations that I'm going to complete very soon. Very soon means within 1 or 2 weeks my book is going to be published on the Waqf laws only. The Waqf laws in India are very unique laws comparing to all other endowments, all other charitable trusts that are religious trusts that are working in different communities. The Waqf is a divine concept given by Allah subhanahu wa ta'ala through His holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, right? Because of that it is unique and no one can compare themselves with the Waqf. Okay, I'll come to the Waqf topic later. Before that, let us start with the topic which is given to us, law of the land. First of all, before going to the law of the land, what is law? Law क्या चीज है? ये डिबेट जो होते हैं अक्सर कि कुछ लोग बोलते हैं, लॉयर्स अक्सर बोलते हैं कि लॉ ही सब कुछ है, बाकी सब फील्ड्स हमारे अंदर ब्रांचेस हैं. अभी एक डॉक्टर से आप पूछेंगे तो डॉक्टर बोलेंगे नहीं नहीं, मेडिकल साइंस जो है इतना वसी है कि इसके सामने कोई भी जो है दूसरा ब्रांच ऑफ साइंस कॉम्पीट कर ही नहीं सकता. अगर आप एक सोशलिस्ट को पूछेंगे, एक सोशल साइंस के एक्सपर्ट को पूछेंगे तो वो बोलेगा कि आप जितनी भी बातें कर रहे हो सारी की सारी चीजें जो है वो सोसाइटी में आ जाती है, तो पार्ट ऑफ द सोसाइटी. इसी तरीके से एवरी ब्रांच ऑफ साइंस हैज गॉट इट्स ओन यूनिक फीचर्स, बट एज अ लॉयर माय ड्यूटी इज टू कीप यू व्हाट इज लॉ. ठीक है, अभी हम लोग यहां बैठे हैं, हमारे कुछ यहाँ पे उसूल, कुछ नियम, कुछ कानून, कुछ तौर तरीके हैं. Maybe we can call it as protocols, rules, regulations, bylaws, whatever. Different names are there, but उसको हम एक ही हिसाब से बोल सकते हैं कानून. कानून क्या है? What is law? Law is a set of rules made to regulate the human behavior. To regulate the human behavior. इंसान पैदा इसलिए होता है कि वो कानून को तोड़े, वो अपनी मनमर्जी चलाए, वो दूसरों को तकलीफ दे. ये उसकी ह्यूमन बॉर्न क्वालिटी होती है. उसको रेगुलेट करने के लिए जो है अथॉरिटीज को जरूरत पड़ती है कि कानून बनाए और अपने कानून के जरिए से इंसान के बिहेवियर को जो है रेगुलेट करता रहे. ये मकसद है. अभी जो भी कानून बना, चाहे वो सोशल नॉर्म्स हो या लेजिस्लेचर के जरिए से आने वाला कोई एनैक्टमेंट हो या कोर्ट के जरिए से आने वाला कोई जजमेंट हो या कोई लोकल बॉडी, स्टेट लेजिस्लेचर, सेंट्रल पार्लियामेंट बनाने वाले कानून हो, जिस किसी भी कानून को हम देखते हैं तो इसका एक रूट है. रूट कहां जाके टच होता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को जाके टच होता है. से फॉर एग्जाम्पल, वी हैव सर्टेन रूल्स इन दिस पर्टिकुलर होटल. द रूल्स आर मेड बाय द होटल मैनेजमेंट. दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द लॉ. दिस होटल इज मेकिंग द रूल्स बिकॉज इट इज अ रजिस्टर्ड बॉडी इनटू वन ऑफ द लॉज, दैट इज बीबीएमपी. बीबीएमपी में एक पर्टिकुलर एक सेक्ट है, सर बड़े अच्छी तरीके से जानते होंगे, शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट बोल के एक कानून है. वहां पे हर एक शॉप जो होता है, हर एक बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट जो होता है, अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है. तो बीबीएमपी जो है इसको कुछ कानून के तरीके से परमिशन देती है. अब बीबीएमपी एक्ट कैसे बना? स्टेट लॉ ने, स्टेट गवर्नमेंट ने अपने तरीके से एनैक्टमेंट पास किया तो बीबीएमपी कानून आया. बीबीएमपी कानून के तहत एक बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका बनी. अब ये स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो उसको कानून बनाने का पावर कहां से मिला? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर दिया गया है, लॉ मेकिंग पावर टू द स्टेट लेजिस्लेचर्स. जो एमएलए हम बना के भेजते हैं ना, ये सारे एमएलए मिला के एक असेंबली बनाते हैं. असेंबली में जो कानून पास होता है उसको जो है स्टेट सब्जेक्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के जो 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, वो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स आते हैं उस पर क्या करती है स्टेट गवर्नमेंट अपना कानून बनाती है. अभी स्टेट गवर्नमेंट को कानून बनाने का पावर कहां से मिला था? कॉन्स्टिट्यूशन से. अभी कॉन्स्टिट्यूशन कहां से आया? और थोड़ा हम पीछे जाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेल्फ मेड लॉ ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द नेशन, वेयर
in the year of 1949, we passed this constitution telling that we the people of India solemnly resolving that हमें एक अपने आप के ऊपर एक रेजोल्यूशन पास कर लिए, वो रेजोल्यूशन ही भारत का संविधान है। तो भारत का संविधान किसका है? हमारा है, हमने बनाया, हम भारत के लोगों ने बनाया। दैट इज वाई वी द पीपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी तंजीम का नाम भी वही है, हम संविधान के लोग। अभी संविधान जो बना, ये कैसे बना? एनी डिफाइंड टेरिटरी if having group of individuals, human beings, those group of individuals feeling that they are the residents of a certain particular predefined territory, if they make certain laws for themselves, that is constitution। अभी ये ह्यूमन बीइंग्स जो अपने आप के ऊपर कानून बना रहे हैं, इनको कानून बनाने का अधिकार कहां से मिला? इनको ये कानून बनाने का अधिकार मिलता है ह्यूमन राइट्स से। There are some basic fundamental human rights which are inherent from the divine law। हर इंसान को जब वो मां के पेट में उसकी जो वजूद उसका क्रिएट होता है पहली बार, वहां से उसके कुछ हुकूक जो है तय किए जाते हैं। टुडे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स आल्सो हैव रिकॉग्नाइज्ड दैट द अनबॉर्न बेबीज इन द womb ऑफ द मदर आल्सो हैव सर्टेन राइट्स। वहां से शुरू होता है। Until you die, even after you die, you have to be very dignified way, you have to be sent to your last journey। आपकी जो तदफीन होगी वो भी जो है बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ, वो ह्यूमन डिग्निटी के साथ होगा। वो भी जो है कानून के अंदर आता है कि मरने के बाद भी आपके कुछ हुकूक है, डेड बॉडी के भी सर्टेन हुकूक है। डेड बॉडी को जब हम कब्र में डाल देते हैं, कब्र की मिट्टी भी डाल देते हैं, तो उस कब्र के भी सर्टेन राइट्स होते हैं। The law is covering every aspect of your life। Now coming back, human beings को कानून बनाने का अधिकार, ये राइट्स, ये पावर कहां से मिला? डिवाइन लॉ से मिला। अब ये डिवाइन लॉ क्या है? जब कुछ भी नहीं था तो वो था, जब कुछ नहीं होगा तब भी वो होगा। वो जो है वो भी कानून है। वो जो भी है वो खुद अपने आप में एक कानून है। वो कानून को बनाता भी है और कानून को तोड़ता भी है। सिर्फ उसको अधिकार है, वही कानून, वही जो है हक है। हक ही जो है कानून। ठीक है? वॉट एवर लॉज वी आर स्पीकिंग अबाउट, दे आर अल्टीमेटली कमिंग फ्रॉम द डिवाइन लॉ। अब ये डिवाइन लॉ को अल्लामा इकबाल साहब के शेर में अगर बताया जाए तो बड़ी बेहतरीन अंदाज में समझाते हैं। अगर की वफा तूने मोहम्मद से, हम तेरे। ये जहाज क्या चीज है? लोह कलम तेरे। अब ये सवाल उठता है कि ये लोह कलम क्या है? वही लोहे अज़म है जिस पर हर चीज लिख दी गई है, ता कयामत तक जो होना है, जो होगा, और कयामत भी किस तरीके से आएगी, कब आएगी, कैसे आएगी, और उसको खत्म कैसे होगा, वो भी लोहे अज़म में लिखा है। हो सकता है कि शायद एक दिन लोहे अज़म भी खत्म हो जाए। तो दिस इज लॉ। होप नाउ यू कैन connect your imagination or the capacity of that imagination to touch the definition of law. Hope that I have tried to convince you to understand what is law, right? Okay. Now comes what is right. The rights of human beings, rights of citizens। हमेशा जो कानून बनता है वो कानून इंसानों के लिए बनते हैं। कोई भी कानून जो है जानवरों के लिए नहीं बनता है। मिसाल के तौर पे एक लॉ है प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी ऑन एनिमल्स एक्ट। अक्सर मुसलमानों को टारगेट करने के लिए कुछ फिरका वाराना तंजीमें जो है ऐसे कानूनों का गलत इस्तेमाल करते हैं। एक जानवर है, जानवर के ऊपर जुल्म न हो इसलिए कानून बनाया जाता है। अब वो कानून जो है जानवर के ऊपर या जानवर की हिफाजत के लिए बन रहा है, लेकिन उसका राइट्स जो है जानवर को नहीं है उसमें, मगर ड्यूटीज जो है इंसानों पे क्रिएट की गई है कि आप अगर आपके पास घोड़ा है तो आपको जरूर उसको जो है सही तरीके से घास खिलाना है, टाइम टू टाइम पानी पिलाना है, उसको एक अच्छा शेल्टर प्रोवाइड करना है, उसकी जो भी वैक्सीनेशन वगैरह जो भी होते हैं वो सारी चीजें आपको करना है। दिस इज पार्ट ऑफ योर ड्यूटी। ड्यूटीज आर डिफाइंड इन द लॉ एंड दोज ड्यूटीज आर गिविंग सर्टेन राइट्स टू योर एनिमल, बट एनिमल कैन नॉट एग्जीक्यूट द लॉज विदाउट द ह्यूमन इंटरवेंशन। कोई भी जानवर हो अपना जो है राइट्स खुद एग्जीक्यूट नहीं कर सकता जबकि उसकी तरफ से कोई इंसान ना हो। उसी तरीके से जो इंसान जो मैच्योर्ड नहीं है, यानी कि 18 साल से छोटे हैं, माइनर है,
तो वो भी अपने हुकूक को डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, उनके लिए भी नेक्स्ट फ्रेंड की जरूरत पड़ती है, गार्डियन की जरूरत पड़ती है। तो लॉ के अंदर इसका भी इंतजाम किया गया। उसके अलावा कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिनके राइट्स वो खुद एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, जिनको हम कॉमन लैंग्वेज में पागल कहते हैं, अक्सर अनसाउंड माइंडेड पीपल हम लोग सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश में कह सकते हैं। अब ये अनसाउंडनेस ऑफ माइंड जो है, लीगली डेफिनेशन उसका अलग है, मेडिकली डेफिनेशन उसका अलग है। मेडिकल साइंस में वो इंसान जो नॉर्मल रहता है वो भी एबनॉर्मल है, बट लॉ में ऐसा नहीं है। लॉ में हर इंसान नॉर्मल है, जबकि वो एबनॉर्मल हो तभी वो एबनॉर्मल होता है। मिसाल के तौर पे अ मैन और अ ह्यूमन बीइंग, मैन और वुमन, if he or she is not able to understand the consequences of his or her own acts or omissions, then that human being can be called as unsound minded person. मतलब मैं कुछ कर रहा हूं, मैं जो भी कर रहा हूं, मेरे जो काम कर रहा हूं उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा मेरे को नहीं पता। मैं जो करना है नहीं कर रहा हूं, करने से बच रहा हूं, उसका भी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा मेरे को नहीं पता, तब मैं अनसाउंड माइंडेड हूं। अगर मुझे पता है कि मैं ये करने से ये होगा, ये नहीं करने से ये होगा, तो तब मैं साउंड माइंडेड पर्सन हूं। इतना ही डेफिनेशन लॉ का है। अब आप मेडिकल साइंस को आएंगे तो अगर आपने गलती से बीवी को कह दिया कि आज जो है थोड़ा ऊंची आवाज में बात कर दिया बीवी के सामने, तो आप क्या है, साइकोलॉजिकली एबनॉर्मल है, बिकॉज आप अपने ह्यूमन फीलिंग्स को कंट्रोल में नहीं रख सकते, देन यू आर एबनॉर्मल पर्सन। अगर आप काम पे गए, एम्प्लॉयर थोड़ा गुस्सा किया पे, आपने अपने सबॉर्डिनेट पे गुस्सा निकाला, तो भी आप एबनॉर्मल हैं। तो ऐसे जो है मेडिकल साइंस के अंदर डेफिनेशन थोड़ा अलग होता है। ओके, तो आपने अभी समझा कि इंसान क्या है, किस तरीके के इंसान होते हैं, कौन राइट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कौन राइट्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ओके, अभी राइट क्या चीज है, अब मिसाल के तौर पे मैं बताता हूं। राइट्स जो है किसी भी इंसान को कुछ करने का जो है, इट इज एन इम्यूनिटी टू डू समथिंग, आई कैन से। आपको इख्तियार है कुछ चीज करने का या फिर नहीं करने का इख्तियार है, नेगेटिव राइट है। आप कुछ करने का भी इख्तियार है, न करके ऐसे ही खामोश बैठने का भी आपको राइट है। तो राइट जो है नेगेटिव अंदाज में भी होते हैं, पॉजिटिव अंदाज में भी होते हैं। मिसाल के तौर पे अभी मेरे को प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है, पानी पीना मेरा हक है। अच्छा, प्यास लगी है फिर भी मैं नहीं पीना चाहता, आई डोंट वांट टू ड्रिंक, दैट इज आल्सो माय नेगेटिव राइट। आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आप पीना ही है, आपको आप नहीं पिएंगे तो हम आपका सर कलम कर देंगे। नोबडी कैन से लाइक दैट बिकॉज इट्स माय राइट। सेम थिंग असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने स्पीच में कहते हैं, आपने सुना होगा, भारत माता की जय बोलना चाहिए, मगर मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि ये मेरा राइट है, आप मेरे को फोर्स नहीं कर सकते। मैं उसको हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलूंगा, भारत जिंदाबाद बोलूंगा, ये मेरा राइट है। तो दिस इज हिज डेफिनेशन। मैं उसको जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं, आपको सेम आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप अपना दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। तो राइट्स आर अराइजिंग फ्रॉम डिफरेंट लेजिस्लेशंस, डिफरेंट लॉ के तहत जो है राइट्स जो है पैदा होते हैं। अभी मिसाल के तौर पे कुछ राइट्स ऐसे हैं कि समझो सिविल राइट्स की हम बात करेंगे। सिविल राइट्स में जो है स्पेशली प्रॉपर्टी राइट की हम बात करेंगे, प्रॉपर्टी राइट की। एक इंसान कोई जब प्रॉपर्टी खरीदता है, खरीदने से पहले उस प्रॉपर्टी के साथ उसका कोई नेक्सस रिलेशनशिप नहीं होता। द मोमेंट उन्हें जब परचेज किया प्रॉपर्टी, परचेज करने के बाद ये क्या बन जाएगा, ओनर बन जाएगा, तो उसको ओनरशिप राइट्स मिलेंगे। अब ओनरशिप राइट्स में क्या क्या आएगा, वो उस प्रॉपर्टी में रह सकता है, उसको डेवलप कर सकता है, उसको डिमोलिश कर सकता है, उसको सारे राइट्स मिलेंगे, बट ऑल द राइट्स आर सब्जेक्टेड टू सर्टेन कंडीशंस। आपको राइट है बिल्डिंग बनाने का, मगर आपको परमिशन लेना है बीबीएमपी से। बगैर परमिशन के आप बिल्डिंग नहीं बना सकते। अगर परमिशन लिए भी आप, तो परमिशन के अंदर जो प्लान दिया जाएगा, सैंक्शन प्लान जो आपको मिलेगा, उसी के तहत आपको जो है बिल्डिंग बनाना है। अगर आप वायलेशन करते हैं तो आपको बिल्डिंग को डिमोलिश करने का राइट भी बीबीएमपी को मिलता है। तो ऑल द राइट्स आर सब्जेक्टेड टू सर्टेन कंडीशंस व्हिच आर लॉजिकली डिजाइन्ड टू प्रोटेक्ट योर राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स राइट्स। ओके, अभी राइट की बात हम करेंगे तो एवरी राइट इज नॉट आइसोलेटेड, इट इज कपल्ड विद ड्यूटी ऑफ समवन। अगर मुझे कुछ हक है तो मेरे अतराफ जितने भी लोग हैं उनके ऊपर कुछ कर्तव्य बनता है, उनकी ड्यूटीज बनती है कि मेरे राइट्स की हिफाजत करें। एग्जांपल के तौर पे राइट टू डिग्निटी आई हैव, यू हैव राइट टू रिस्पेक्ट मी, आई मीन यू हैव ड्यूटी टू रिस्पेक्ट मी। व्हेन यू हैव राइट टू रिस्पेक्ट, आई हैव ड्यूटी टू रिस्पेक्ट यू। सिमिलरली इफ आई हैव राइट टू लाइफ, देन यू हैव ड्यूटी नॉट टू टेक माई लाइफ। तो इस तरीके से हर राइट जो होता है, हर हुकूक जो होते हैं,
वो कपल्ड विद ड्यूटी होते हैं। इंडिविजुअली आइसोलेटेडली कोई भी राइट नहीं होता है। अच्छा, कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो एक्सीडेंटली क्रिएट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक्सीडेंट का ही एग्जाम्पल देता हूं। दो इंडिविजुअल्स जो है सड़क पे चल रहे हैं, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, एक बाइक पे आ रहा है, एक चलते आ रहा है, ठीक है। अभी जो बाइक पे आ रहा है बंदा, वो जो चलते आ रहा है, दोनों के बीच में कोई रिश्ता, कोई नेक्सस, कोई रिलेशनशिप नहीं है। अभी क्या होगा, गलती से बाइक सवार ने क्या कर दिया, जो बंदा चल के आ रहा है उसको टच कर दिया। द मोमेंट द बाइक हैज हिट दैट पेडेस्ट्रियन, अभी क्या हो जाएगा, पेडेस्ट्रियन का जो है थोड़ा फिजिकल डैमेज हो जाएगा। द मोमेंट अभी इसका फिजिकल डैमेज हो गया, तो दोनों के बीच में बिकॉज ऑफ दिस एक्सीडेंट जो दो स्ट्रेंजर्स थे, बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं था, उनके बीच में क्या हुआ, एक कनेक्शन क्रिएट हो गया। एक बन गया रॉन्ग डूअर, एक बन गया विक्टिम। अभी विक्टिम क्या करेगा, रॉन्ग डूअर के ऊपर केस फाइल करेगा। वो केस दो तरीके का हो सकता है, क्रिमिनल भी हो सकता है, सिविल भी हो सकता है। क्रिमिनल होगा वो रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग के लिए, सिविल होगा उसकी नेग्लिजेंस की वजह से जो डैमेज मुझे हुआ है उसके लिए हम क्या लेंगे, कॉम्पेंसेशन लेंगे। तो कॉम्पेंसेशन के लिए विक्टिम क्या करता है, सिविल कोर्ट में केस फाइल करता है, सूट फॉर कॉम्पेंसेशन डालता है। अभी दो लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप नहीं था वो रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। उसी तरीके से आप ट्रस्ट को ले लो। ट्रस्ट जब बनती है तो ट्रस्ट बनाने के पहले बेनिफिशियरी और ट्रस्टी के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। अब कोई ट्रस्ट बन गया, रजिस्टर्ड ट्रस्ट हो गया, आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रस्ट क्या होगा, बेनिफिशियरी को बाय डिफॉल्ट जो है राइट मिलेगा एक ट्रस्टी के ऊपर, और ट्रस्टी की ड्यूटी रहेगी कि बेनिफिशियरीज के राइट को प्रोटेक्ट करे। इसी तरीके से एवरी राइट मे इट कम फ्रॉम एनी लॉ हैज कपल्ड विथ सम ड्यूटीज। अभी उसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि क्रिमिनल लॉ में कोई भी इंसान जो है, जो अपनी राइट टू लाइफ और लिबर्टी को एंजॉय कर रहा है, उसकी राइट को, उसकी लिबर्टी को आप किसी भी तरीके से टच करेंगे, चाहे वो आप पार्शियली उसको हर्ट करेंगे या कंप्लीटली उसको हर्ट करेंगे या फिर उसका लाइफ ही ले लेंगे, तो ऐसे सारी सूरतों में जो है, जो बंदा गलती करता है या गुनाह करता है उसको सजा मिलती है। एवरी क्राइम इज पनिशेबल। अब पनिश करने का राइट जो है, ये जो अथॉरिटी है, ये स्टेट को होती है। दैट इज वाई इंडिया में जो है एडवर्सरियल सिस्टम ऑफ एडजुडिकेशन चलता है, कि यहां पर जब कोई क्राइम होता है तो इंडिविजुअल पर्सन केस तो डाल सकता है, मगर वो प्रोसिक्यूट नहीं कर सकता वो क्राइम करने वाले को। प्रोसिक्यूट करने का जो अथॉरिटी है वो स्टेट के पास है। स्टेट क्या करती है, अपनी दो डिपार्टमेंट्स की तरफ से वो आपको हक दिलाने की, आपको न्याय दिलाने की, जस्टिस दिलाने की कोशिश करती है। एक तो पुलिस डिपार्टमेंट है जिसका काम है इन्वेस्टिगेशन करना क्राइम को। आपने इल्जाम लगा दिया, आपने एलिगेशन कर दिया, जो भी आप एलिगेशन करते हैं, जो अथॉरिटीज होती है एलिगेशंस को रिसीव करके उसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि एफआईआर में तब्दील करती है। एक बार एफआईआर रजिस्टर हो गई तो जिस बंदे के खिलाफ आपने इल्जाम लगाया है वो क्या हो जाएगा, अक्यूज्ड बन जाएगा। ओके, अक्यूज के खिलाफ आपने इल्जाम तो लगा दिया, अब इसको साबित करने का दो लोगों के सर जुम्मा होता है। एक तो इल्जाम लगाने वाले के सर होता है, दूसरा जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पर होता है। अभी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है कर्नाटका में हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है। पुलिस डिपार्टमेंट क्या करेगा, आपके पास से इल्जाम को कलेक्ट करेगा इन राइटिंग, फिर वो एविडेंसेस को कलेक्ट करेगा, गवाहों को, सबूतों को इकट्ठा करेगा, उसके बाद एक रिपोर्ट बनाएगा। रिपोर्ट दो तरीके की होती है, एक होती है बी फाइनल रिपोर्ट, जिसमें से पुलिस डिपार्टमेंट ये डिक्लेयर करती है कि इल्जाम लगाने वाला झूठा है, इल्जाम जो है सच साबित नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी सबूत जो है अक्यूज के खिलाफ नहीं मिला है, तो बी रिपोर्ट फाइनल हो गया, अक्यूज क्लीन चिट हो गया। एक तरीके का रिपोर्ट होता है। अब उसके उलट क्या होता है कि इल्जाम सही साबित हो गया, गवाह और सबूत इकट्ठा हो गए, तो दैट टाइम व्हाट विल हैपन, दे विल फाइल अ चार्जशीट। चार्जशीट जो है सी रिपोर्ट बोलते हैं उसको। एक बार चार्जशीट फाइल होगी तो उसमें लिस्ट ऑफ विटनेसेस होंगे, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होंगे, लिस्ट ऑफ एविडेंसेस होंगे, और आपके ऊपर जो चार्ज लगाया गया वो इल्जाम होंगे, तो सारे चार्ज कोर्ट को जाएंगे, कोर्ट विल टेक द कॉग्निजेंस एंड ट्रायल शुरू हो जाएगी। वो ट्रायल का एक बहुत लंबा चौड़ा सिलसिला है, दैट इज टेक्निकल थिंग्स, वो आपके लिए उतना जरूरत नहीं है, वो आपके लॉयर्स देख लेंगे। ठीक है, हमारी भी रोजी रोटी चलनी चाहिए ना। आगे चल के अगर आप बताएं, राइट्स की बात आपको समझ में आएगी। जितने भी राइट्स हैं यहाँ पे वो किसी ना किसी लॉ के तहत आते हैं। लॉ जो है लेजिस्लेशन है, एनैक्टमेंट है, या तो स्टेट लेजिस्लेशन की तरफ से या तो पार्लियामेंट की तरफ से कानून आया, उस कानून के अंदर आपको राइट मिले। अब ये सारे जो कानून है वो संविधान के तहत आते हैं, संविधान के पैरामीटर्स में ही रहना है उनको,
within the border prescribed by the constitution these legislation have to work. और उनका जो भी जो कार्यव्याप्ति जिसको कहते हैं, जुरिस्डिक्शन जिसको कहते हैं, वो भी संविधान के तहत ही डिजाइन होता है. संविधान के बाहर जो भी कानून जाता है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से. ये जो जुडिशियल रिव्यू पावर है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का, ये क्या करते हैं कि लेजिस्लेचर का जो कानून आया है उसको रिव्यू करके जो पार्ट एक्स्ट्रा बाहर गया है उसको कट कर देते हैं. तो उसमें ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं. आर्टिकल 13 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो लॉ मेकिंग पावर है. उसके बाद जो लॉ बियॉन्ड दी पैरामीटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको कट शॉर्ट करके उसको अंदर लाया जाता है. ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का काम है. जब कभी भी हुकूमत या कानून के जरिए से आपने किसी भी एक डिसीजन के जरिए से या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के जरिए से इंडिविजुअल्स के राइट्स पर अटैक करती है, वो राइट्स जो भारत के संविधान के तीसरे पार्ट में, थर्ड पार्ट में बताए गए हैं, वो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे. जो फंडामेंटल राइट्स हमारे अगर वायलेट हुए तो हम कहां जाएंगे? हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को जाते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को. बाकी लोअर कोर्ट्स को ये पावर नहीं होता है कि हुकूमत के खिलाफ जाके ये कुछ निर्देश या फिर आदेश दे सके. इसके साथ साथ संविधान जब समझ में आ गया तो हम वापस हमारे टॉपिक पे आएंगे कि भारत में वक्फ लॉ क्या क्या है. भारत में आने से पहले वक्फ को समझना जरूरी है. वक्फ जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ एंडोमेंट है जहां पे सोशियो रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी इस एंडोमेंट पे दी गई है. जो एंडोमेंट जो है हमको डिवाइन लॉ से मिला है. अभी डिवाइन लॉ हम किसको कहते हैं? हमारा जो कानून है वो इस्लामिक शरिया है. अब इस्लामिक शरिया कहां से आया? कुरान, हदीस, इजमा, कयास, 4 सोर्सेस हैं इसके. कुरान तो आपको पता है, हदीस भी आपको पता है, इजमा वो है जो उलेमा होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं कुरान और हदीस के, वो अपनी एक जमात बना के एक मुत्तफिक होकर एक फैसला लेते हैं, एक कलेक्टिव ओपिनियन लेते हैं. उस कलेक्टिव ओपिनियन को इजमा कहा जाता है. अभी कयास क्या चीज है? किसी टॉपिक पर कलेक्टिव ओपिनियन भी मिसिंग है तो वहां पर कोई मुफ्ती है, एक्सपर्ट ऑफ लॉ है, वो अपने तरीके से क्या करते हैं, एक एजुकेटेड गेस देते हैं आपको. कोई बेवकूफाना गेस नहीं होता है. मिसाल के तौर पे गेस करने का अधिकार सबको भी है, मगर 2 लोगों के बीच में आप गेसिंग को अगर चेक करेंगे, एक एजुकेटेड बंदा है जो पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ साइंस में एक्सपर्ट है, तो उसका गेस क्या होगा? मैक्सिमम लेवल पर सच्चा होगा, सही होगा, और वही होगा उसके गेस के हिसाब से. वो होता है फोरकास्टिंग, एजुकेटेड फोरकास्टिंग भी बोल सकते हैं. अभी एक अनएजुकेटेड बंदा है, उस फील्ड ऑफ साइंस को बिल्कुल जानता नहीं, फिर भी वो गेस करता है कोई, तो उसका गेस सच भी हो सकता है या झूठ भी हो सकता है. तो यहाँ एजुकेटेड लॉजिकल गेस जो होता है वो कयास होता है. तो इन सब के अलावा भारत के अंदर जो जुडिशियल डिसीजंस हैं, जो लेजिस्लेशंस हैं पार्लियामेंट के, और वो सेपरेट स्टेट वाइज जो लॉ बने हैं, स्टेट लॉ, पार्लियामेंट्री लॉ, या फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट्स, ये सारे भी क्या होते हैं? हमारे सोर्सेस ऑफ वक्फ लॉ बनते हैं. इसके अलावा कुछ बुक्स लिखे गए हैं एक्सपर्ट्स के तरफ से, वो बुक्स हैं, और ओपिनियंस, फतवाज वगैरह जो दिए गए हैं स्कॉलर्स के तरफ से, वो सारी चीजें क्या होंगे? सोर्सेस ऑफ वक्फ लॉ में आएंगे. ये सारे सोर्सेस को रख के हम वक्फ को समझने जाएंगे तो पहला सोर्स हमें नजर आता है सूरह बकरा की 261 आयत, जिसके अंदर अल्लाह ताला बोलता है कि अगर आप सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में कोई चीज खर्च करते हैं, तो मानिंदा वो ऐसे है कि जमीन में आप एक बीन्स डालें जिसके 700 टाइम्स आपको बेनिफिट मिलेगा. मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, वो डिटेल में है आयत, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, और अल्लाह अपनी तारीफ भी उसमें करता है उसी आयत. तो बताने का मकसद यह है कि जो काम हम खुद के लिए करते हैं, मिसाल के तौर पे हमें चाय पीना है, हम 10-15 रुपए खर्च करके चाय पीते हैं, तो चाय का फायदा हमको मिलता है, ठीक है, वो 1 टाइम बेनिफिट है. ऐसा नहीं कि पैसे वेस्ट हो गए, वो हमें बेनिफिट मिल गया. मगर वही आप 15 रुपए अल्लाह की राह में खर्च करेंगे ना, व्हाट इज द राह ऑफ अल्लाह? इट इज अगेन रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस. और रिलीजियस में क्या होता है? इट इज फॉर all the duties prescribed under the religious parameters, like कुरान और हदीस में जो रास्ते बताए गए खर्च करने के लिए, वो सारे रास्ते जो है रिलीजियस. अभी चैरिटेबल क्या है? जिसपे कुरान भी, हदीस भी, और दुनिया की सारी जो चीजें जिसको हम लोग फिलॉन्थ्रोपी जैसे कह सकते हैं कि इंसानी खिदमत के लिए जो पैसा खर्च होगा वो चैरिटेबल में आता है, सामाजिक खिदमत में आता है. तो वो भी जो है वक्फ का पार्ट है. ये दोनों चीजों में आप अगर आपने पैसा लगाया तो इसका फायदा आपको कितने टाइम मिलेगा? 700 गुना मिलेगा. तो दिस इज व्हाट कुरान की आयत.
अभी हदीस में हम देखेंगे तो पहली सबसे हदीस हमें कौन सी नजर आती है कि एक बार क्या हुआ, खैबर जो है सब मुसलमानों का हो गया, तो खैबर में हजरत उमर फारूक ने एक प्रॉपर्टी परचेज की, दी बेस्ट प्रॉपर्टी उनके हिसाब से। जब उन्होंने प्रॉपर्टी परचेज की तो उनके दिल में एक ख्याल आया कि जाके मैं सरकार से बात करता हूं इसके बारे में। तो आए, बोले आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक प्रॉपर्टी परचेज की है खैबर के अंदर, बहुत उम्दा प्रॉपर्टी है, मेरे हिसाब से अब तक की जो मेरी प्रॉपर्टीज में बेहतरीन है, मैं क्या करूं? तो उन्होंने बोला कि इसको आप सवाब जारिया के तरीके से इस्तेमाल करो, उसको वैसे ही रखो, उसका जो भी यूसुफ्रक्ट आएगा, उसका जो इनकम आएगा, उसका जो भी बेनिफिट आएगा, उसको आप खर्च करो अल्लाह की राह में, इंसानियत की खिदमत में खर्च करो, बोल के हुक्म दिए। तो ये पहली हदीस है। तो इस तरीके से हमें डिवाइन लॉ से क्या मिलता है? वक्फ मिलता है। अभी इस वक्फ को बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग देशों में अलग अलग समाजों के अंदर डेवलप किया गया। वहां पर क्या हुआ, अपार्ट फ्रॉम रिलीजियस गाइडेंस जो है, एक टेरिटोरियल उनके जो ट्रेडिशंस हम कह सकते हैं कि लोकल ट्रेडिशंस है, उनके हिसाब से भी डेवलपमेंट होते गए। इंडिया में जब आया, इंडिया में आने से पहले एक छोटी मैं आपको स्टोरी बताता हूं। एक समरखंड ऐसा कुछ प्लेस है इसमें अफगानिस्तान के आसपास, वहां पर जो है एक होटल था पुराने जमाने में। होटल के अंदर जो है पहली बार चीनी के मिट्टी के बर्तन जो है इस्तेमाल होते थे अब वहां पे लोगों को खाना देने के लिए। अक्सर काम करने वालों के हाथ से जो है वो चीनी के मिट्टी के बर्तन गिर जाते, टूट जाते, तो उनकी सैलरी से जो है उसका पैसा काट लिया जाता था। तो उस शहर के अंदर जो है हमारे डॉक्टर साहब जैसे एक बहुत सही इंसान थे, उन्होंने क्या करे, अपनी एक प्रॉपर्टी को वक्फ कर दिया। वक्फ को डेफिनेशन कैसा करें, इसका जो भी इनकम आएगा इस इनकम को सेव करके रखा जाएगा। जब भी इस होटल में किसी भी वेटर के हाथ से या काम करने वाले के हाथ से कोई बर्तन टूट जाए तो उसकी सैलरी से वो पैसा न काट के इस इनकम से वो पैसा लेके बर्तन खरीदा जाए। तो सारे मजदूर जो थे हमेशा के लिए जब तक वो काम करते थे ये वाकिफ को जो है दुआ देते रहे। फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसा एक ट्रेडिशन शुरू हुआ था एक वक्फ को लेके। जब भारत में आया तो तकरीबन 12वीं-13वीं सदी के अंदर दिल्ली में जब सुल्तान रूल करते थे तो अल्तमश साहब के जमाने में जो है ये बहुत पुराना एविडेंस अगर हम कह सकते हैं कि भारत में पहली बार सुल्तान अल्तमश के जमाने में देखा गया। उन्होंने बहुत सारे मस्जिद और मदरसों के लिए वक्फ बनाए। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट कंप्लीटली डेवलप हुआ हमारे मुगल्स के दौर में। मुगल्स क्या करें कि हर शोबे में हर काम के लिए जो है प्रॉपर्टीज देते थे वो दान के जरिए से। उसको उस जमाने में क्या करता था, इनाम कहते थे। तो इनामदारी के जरिए से वो क्या करते, प्रॉपर्टी देते काम करने वालों को। वो सर्विस इनाम भी होते थे। वो सर्विस इनाम दो टाइप के होते थे, एक सोशल सर्विस भी होता था, एक रिलीजियस सर्विस भी होता था। जो भी सर्विस के लिए इनाम देते उस इनाम के साथ साथ वो कुछ ड्यूटीज उनके डिफाइन करते थे। तो ऐसा वक्फ कॉन्सेप्ट जो है मुगल के दौर में जबरदस्त तरीके से इंप्रूव हुआ। जब मुगल का दौर खत्म होकर अंग्रेज भारत में आए तो अंग्रेजों ने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है उस जमाने में मुसलमानों के हाथ में थी, क्योंकि मुसलमान आखिरी रूलर्स थे भारत के। तो ऑब्वियसली बहुत सारे जागीरदार, जमींदार, जितने भी वडेरे, चौधरी जो भी थे वो मैक्सिमम मुसलमान थे, या तो राजपूत थे या तो फिर अपर क्लास कुछ हिंदूस थे। तो उन्होंने देखा अंग्रेजों ने कि इसको जो है कंट्रोल करने के लिए अलग अलग कानून लाए हो। मगर 1894 में एक प्रिवी काउंसिल का जजमेंट आया। उस जजमेंट में यह कहा गया कि वक्फुल अलल औलाद जो है, वक्फ अलल औलाद जो है ये इलीगल है, हमारे इंग्लिश लॉ के खिलाफ है। इंग्लिश लॉ क्या कहता है, आपने अगर सुना होगा भारत में भी अभी प्रेजेंट एक कानून चलता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। हम जो भी प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, बेचते हैं, मॉर्गेज करते हैं, लीज पे देते हैं, वो सारे रूल्स जो है ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के एक्ट के तहत ही चलता है। इस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में एक कॉन्सेप्ट आता है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। इसका मतलब क्या है, कोई भी कानून कोई भी प्रॉपर्टी हमेशा हमेशा के लिए किसी एक इंसान या किसी एक संस्था के साथ नहीं रह सकती। प्रॉपर्टी भी जो है ओनरशिप बदलते रहती है उसकी, ये कॉन्सेप्ट है। मिसाल के तौर पे कोई प्रॉपर्टी है, समझो कोई खरीदा, जब तक वो प्रॉपर्टी उसके पास है उन्हें उसका ओनर, जब बेच दिया तो उन्हें उसका ओनर नहीं, प्रॉपर्टी इंटैक्ट रहती बट ओनर बदल जाता है। अब प्रॉपर्टी को सेल करें, मॉर्गेज करें या फिर किसी भी तरीके से उसके राइट्स को जो है अलिनेट करें, बेच दिए, तो वो सारे अलिनेशंस जो है फ्रॉम ट्रांसफर टू ट्रांसफरी वो राइट्स ट्रांसफर होते रहते हैं मगर प्रॉपर्टी इंटैक्ट रहती है।
यहाँ पे क्या होता है वक्फ में, जब प्रॉपर्टी कोई वक्फ कर देता है तो इंडिविजुअल ओनर जो होता है, वाकिफ जो प्रॉपर्टी को वक्फ करता है, अपनी ओनरशिप को सरेंडर करता है, एंड दैट ओनरशिप इज गोइंग टू बी वेस्टेड विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आफ्टर द डेडिकेशन अल्लाह विल बिकम द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। वंस अल्लाह बिकम्स द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, ता कयामत तक, जब तक दुनिया है कायम, उसका ओनर कौन रहेगा? अल्लाह रहेगा। तो व्हाट इट हैपेंड? इट इज एन एक्सेप्शन टू द रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। अब यह ओनरशिप परपेचुइटी हो गई, हमेशा हमेशा के लिए एक प्रॉपर्टी एक जगह पर क्या होगी? स्टैग्नेंट, स्टॉप होगी, आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसको जो है अंग्रेजों ने कहा कि ये अलग गलत, हमारे कानून के हिसाब से ये रॉन्ग है, तो उन्होंने ये जजमेंट पास कर दिया। जैसे ये जजमेंट आया तो देयर वाज अ रिवोल्ट अक्रॉस द नेशन। रिवोल्ट जब शुरू हुआ तो अंग्रेजी हुकूमत को मजबूरन घुटने टेकना पड़ा भारत के वो स्वतंत्र सेनानियों के सामने। मजबूरन में उन्होंने क्या किया? पहली बार भारत में मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट बोल के कानून पास किया उन्होंने। अभी मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 में आया। इनिशियली वो थोड़े थोड़े राइट्स डिफाइन करके और वैलिडेशन ऑफ द वक्फ का कॉन्सेप्ट को जो है वैलिड कर दिया। इसके बाद जो है वक्फ को कोई भी उंगली नहीं उठाएगा, ऐसा एक कानून आया। उसके बाद उसको और पॉलिश किया गया 1923 में, और एक वक्फ कानून आया। वहां पर अंग्रेजों का दौर खत्म हो गया। 1947 में भारत आजाद हुआ। 47 के बाद हम भारत के लोगों ने बैठकर एक संविधान बनाया, संविधान को अपने आप पर लागू किया। उसके बाद 1950 में भारत एक गणतंत्र देश बना, एक रिपब्लिक स्टेट बना। उसके बाद पहला कानून जो पास हुआ 1954 में, वहां पे एक कमेटी बनाई गई थी। वो कमेटी के अंदर एक स्वतंत्र सेनानी थे, कोई महाराष्ट्र से कोई फ्रीडम फाइटर थे। उनको जो है वो कमेटी को रिपोर्ट सबमिट करने के बाद उन्होंने जो है पार्लियामेंट में पहली बार एक बिल प्रेजेंट किया 1954 में। वो बिल जाके कानून बना, वक्फ एक्ट 1954। 1954 से लेके 1995 तक जो है तकरीबन वही कानून चलता रहा। 1995 में पीवी नरसिम्हा राव साहब के टाइम पे जो है और एक नया कानून आया, वक्फ एक्ट 1995, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन था। जो भी पहलू छूट गए थे, सारे पहलू को उन्होंने कवर किया था 1995 में। वो चलता रहा। 2013 में क्या हुआ? एक और जो है अमेंडमेंट लाया गया सेम 1995 एक्ट को। अमेंडमेंट में क्या हुआ? ज्यादा कुछ चेंजेस तो नहीं हुए। एक नया इंट्रोडक्शन हुआ कि विमेन शुड बिकम पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द वक्फ बोर्ड एंड वक्फ काउंसिल्स इन द सेंट्रल लेवल। उसके अलावा एक मेजर इंट्रोडक्शन ये हुआ था कि इवन अ नॉन मुस्लिम कैन डोनेट द प्रॉपर्टीज एंड दैट प्रॉपर्टी कैन बिकम वक्फ। ये दो इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस जो है इस अमेंडमेंट में लाया गया। ये क्यों लाया गया? कि अमेंडमेंट लाने का काम तो लेजिस्लेचर करते हैं, मगर उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए थे कि ये ऑथेंटिसिटी को उन्होंने डिक्लेयर किया था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने कि इवन नॉन मुस्लिम्स व्हेन दे आर मेकिंग एनी प्रॉपर्टी एज अ गिफ्ट टू द वक्फ कॉन्सेप्ट, if the gift is within the parameters prescribed by the Sharia law, Islamic law, then it can become a valid gift, valid waqf. This was the judgment given by Supreme Court. And the same concept was introduced in 2013 enactment. ऐसा नहीं कि कांग्रेस गवर्नमेंट लेके आ गई, बीजेपी गवर्नमेंट उसको निकाल दिया। ये पॉलिटिकल गेम नहीं है, एक इंटेलेक्चुअल वर्क है जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने काम में ये डिक्लेयर किया था। अभी जब आप उसके खिलाफ भी जाएंगे तब भी आपको सुप्रीम कोर्ट का जो है लिटमस टेस्ट वो पास करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट आके कुछ भी कानून नहीं बना सकती। हमारे पास ऑलरेडी जो है प्री डिफाइंड कुछ कानून है, हमारा संविधान है, संविधान के अंदर उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से सारे कानूनों को बनाना पड़ेगा और उसी के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट भी फ्यूचर में काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ लेजिस्लेशंस इन इंडिया विथ रिगार्ड टू द वक्फ कॉन्सेप्ट। अभी क्या है, वक्फ जो है कितने टाइप्स के होते हैं। जब बंदा कोई वक्फ देता है तो वो वाकिफ होता है। वाकिफ जब तक जिंदा होता है वही मुतवल्ली भी होता है। अक्सर जब वाकिफ मर जाता है या फिर पागल बन जाता है या किसी सूरत में वो मैनेज करने के काबिल नहीं रहता, he is unable to manage the waqf property, then the next person to succeed that authority to manage the property will be the mutawalli of the waqf property or manager of the waqf property. ये ता क़यामत तक मुतवल्ली का सिलसिला चलता रहता है। अभी मुतवल्ली जो है इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है या फिर एक कमेटी भी हो सकती है। अगर प्रॉपर्टी छोटी है
तो इंडिविजुअल पर्सन इज इनफ टू मैनेज द प्रॉपर्टी. इफ द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स, बहुत सारा मैनेजमेंट करना है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, काम बहुत ज्यादा है, तो कमिटी बनाई जाती है. अब कमिटी में वो अपने तरीके से एक एज पर दी 1995 एक्ट स्कीम ऑफ मैनेजमेंट बनाया गया है. रूल्स नए अमेंडमेंट के हिसाब से रूल्स बने हैं, तो उसके हिसाब से कैसी कमिटी होना चाहिए, प्रेसिडेंट कैसे होगा, वाइस प्रेसिडेंट, उसका ट्रेजरर, अलग अलग उसके पोस्ट तय होंगे. देर आफ्टर ये कमिटी को अप्रूवल कौन करेगा, वक्फ बोर्ड को क्या पावर है, ये सारी चीजें वो कानून में डिफाइंड है. इसके बाद जब वक्फ प्रॉपर्टी बनती है तो कितने टाइप के वक्फ रहते हैं. पहले तो एक वक्फ होता है वक्फ अलल औलाद, जिसको हम लोग फैमिली वक्फ भी कहते हैं. सिर्फ अपनी फैमिली के लिए वक्फ बनता है. इस फैमिली के मेंबर्स जो होते हैं उनको मेरे बाद कौन मुतवल्ली बनेगा वो डेफिनेशन होता है वक्फ डीड में. उसके बाद क्या होगा कि वो प्रॉपर्टी का जो इनकम आएगा उसको परसेंटेज को डिफाइन किया जाए. से फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपए की इनकम आ रही है, एक मस्जिद है मोहल्ले में, आप उसमें 30 रुपए मस्जिद को खर्च करेंगे, 70 रुपए फैमिली पर खर्च करेंगे. ये डेफिनेशन ये अगर कानून बना के वक्फ डीड को प्रिस्क्राइब किया गया है डीड के अंदर बाय द वाकिफ, तो वो क्या हो जाएगा, वक्फ अलल औलाद हो जाएगा. अगर समझो किसी दिन उन्होंने डिसाइड कर दिया कि सारी प्रॉपर्टी हम जब मस्जिद को ही दे देंगे तो दे सकते हैं, मगर मस्जिद का जो रेट है उसमें जो है आनाकानी नहीं होगी. ये कंडीशंस है. यही कंडीशन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स में भी आए हैं. जिस दिन इन्होंने स्टॉप किया मस्जिद को देना, या फिर वो डेफिनेशन जो दिया गया था, वो पार्ट जो प्रिस्क्राइब किया गया था, उसको अगर रोक दिए तो दैट इज वायलेशन ऑफ द वक्फ. उसके ऊपर वाकिफ के ऊपर एक्शन होगा. तो ऑलरेडी 1995 एक्ट में वो पेनल क्लॉजेस भी डिसाइड किए गए थे. ये हो गया पर्सनल फैमिली वक्फ, वक्फ अहली बोलते हैं इसको. अब वक्फ खैरी जो है एक पब्लिक वक्फ है, पब्लिक चैरिटी के लिए होता है. इसमें भी दो टाइप्स हैं. एक वो हो सकता है प्योरली रिलीजियस, एक हो सकता है सेमी रिलीजियस और प्योरली सोशल. तो इसमें एग्जांपल के तौर पे अगर कोई मस्जिद बनी तो प्योरली रिलीजियस होगा, वहां पे कुछ और काम नहीं हो सकता. अगर मदरसा है तो मदरसे में आप रिलीजियस एजुकेशन भी देंगे, दुनियाई तालीम भी देंगे, साइंस भी पढ़ाएंगे, कंप्यूटर भी पढ़ाएंगे, सारी चीजें आप कर सकते हैं मदरसे में. दैट्स व्हाई इट इज सेमी रिलीजियस. अगर आप जाएंगे किसी आशुर खाने, सॉरी मुसाफिर खाने में, तो मुसाफिर खाना इज अ प्रवासी मंदिर कह सकते हैं आज के जमाने में. तो किसी भी शहर में अगर मुसाफिर खाना है तो वहां पे सिर्फ मुसलमान नहीं रहते, जाके हिंदू भी रहते हैं, क्रिश्चियंस भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं. सारे लोग जो यात्री हैं वहां पे आके रुक सकते हैं मुसाफिर. तो उसको जो है प्योरली सोशल कॉन्सेप्ट में बनाया गया है. वहां पे रिलीजियस कुछ नहीं होता है. तो इसका जो फायदा होगा जनरल पब्लिक को होगा. तो आइदर इट इज फॉर द पर्टिकुलर कम्युनिटी or for the all communities together it is called as a waqf khairi, that is public waqf. अब इसके अलावा जो वक्फ बनते हैं अलग अलग मिक्स वक्फ बनते हैं, ये फैमिली और पब्लिक के लिए दो भी, उसको वक्फ मुश्तरक कहते हैं. अब फिर उसके आगे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ वक्फ ऐसे होते हैं कि पर्टिकुलर मकसद के लिए बनाया जाता है. जैसे मैंने बताया कि अगर बर्तन टूटे तो वो सिर्फ उसी काम के लिए होगा, किसी और काम के लिए नहीं होगा. दैट इज अ पर्टिकुलर वक्फ. वो किसी और मकसद के लिए वो पैसा खर्च नहीं हो सकता. अभी यहाँ पे क्या होगा, किसी एक मकसद के लिए वक्फ बनाया गया, मकसद मर गया, प्रॉपर्टी रह गई, तब क्या होगा, मकसद जो था वो मर गया, प्रॉपर्टी रह गई, तब जो है एक डॉक्ट्रिन ऑफ सिप्रेस करके एक कानून है, उसके अंदर एक डॉक्ट्रिन में क्या होता है कि जो कॉम्पिटेंट कोर्ट होती है वो कोर्ट क्या करेगी, नियरेस्ट जो उसका पर्पस है, जो पर्पस मर गया है उसको नियरेस्ट पर्पस डिफाइन करेगी कोर्ट, तो उस पर्पस के लिए वक्फ प्रॉपर्टी को खर्च किया जाएगा, उसके इनकम को इस्तेमाल किया जाएगा. तो इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं. और जब हम लोग वक्फ को समझे, वाकिफ को समझे, मुतवल्ली को समझे, तो एक चीज को समझना जरूरी कि वक्फ को गवर्निंग लॉज कौन से 3 इंपॉर्टेंट गवर्निंग लॉज. फर्स्ट थिंग इज मंशाए वाकिफ, द इंटेंशन ऑफ द वाकिफ. वॉट एवर द इंटेंशन with what the Waqif has given the property is a prime concern for every Waqf. Thereafter, second one is Islamic Sharia. You know very well what is Islamic Sharia. We discussed it. Thereafter, the third one is law of the land. जो लैंड में प्रॉपर्टी है, मतलब जिस देश में प्रॉपर्टी है, जिस राज्य में प्रॉपर्टी है, उसके कानून जो भी होंगे वो भी उसके ऊपर बराबर लागू होंगे. ये तीनों में कोई भी लॉ को आप वायलेट नहीं कर सकते. अगर करेंगे तो आपको उसकी कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेगा. ठीक है, ये हो गया वक्फ को गवर्निंग लॉज. अभी वायलेशन हुआ तो उसको कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको समझ में आ गए. इतने सारे चीजें समझने के बाद और हम आगे थोड़ा बढ़ेंगे. अभी सवाल पैदा होता है कि वक्फ प्रॉपर्टीज जो है कहां से आए, व्हाट इज सोर्स ऑफ दिस वक्फ प्रॉपर्टी.
basically all the properties are the donations given by the Muslims for charitable and religious purpose. ठीक है, अभी इसमें जो है कुछ प्रॉपर्टीज आए हैं जो राजा महाराजा थे पहले जमाने में, उन्होंने मस्जिदें बनाई, मदरसे बनाए, तो उस प्रॉपर्टीज को जो है आजादी के बाद आजाद भारत की हुकूमत ने क्या किया, उसको इंटैक्ट रखने का फैसला लिया, उसके वजह से वो क्या हो गए, कंटिन्यू जो है वक्फ प्रॉपर्टीज हो गए। मिसाल के तौर पे हमने जो है 1992, 1991-92 में एक कानून पास किया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट करके। उस एक्ट में क्या कहा गया, 1947 की 15 अगस्त को जो प्रॉपर्टी, रिलीजियस प्रॉपर्टी खास करके, जिस नेचर में रहेगी, जिस रिलीजन के अंडर में रहेगी, जिस रिलीजियस के डिनोमिनेशन के अंडर में रहेगी, वो वहीं पे कंटिन्यू होगी, उसको नेचर चेंज नहीं किया जा सकता। अगर कोई शिव मंदिर है तो उसको आप जो है राम मंदिर नहीं बना सकते, कोई राम मंदिर है तो उसको आप हनुमान मंदिर नहीं बना सकते। उसी तरीके से कोई दरगाह है तो आप उसको मस्जिद में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर कोई मस्जिद है तो आप उसको जो है तोड़कर कोई गिरजाघर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये सारी चीजें जो है ये कानून में आ गई, तो इसके वजह से भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज क्या हो गए, आ गए। नेक्स्ट वक्फ जो है बनने के जो तरीके हैं उसमें एक है वक्फ बाय यूजर, जो प्रॉपर्टी को बहुत लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया गया है रिलीजियस पर्पस के लिए और किसी ने भी उसको चैलेंज नहीं किया, अनकंडीशनली वो प्रॉपर्टी उस मकसद के लिए इस्तेमाल होती रही फ्रॉम टाइम इमेमोरेबल। किसी को भी याद नहीं कब शुरू हुआ बोल के, ऐसा नहीं कि 8-10 दिन पहले शुरू करें आज वक्फ बाय यूजर होगा, ऐसा नहीं होता है। इमेमोरेबल टाइम से जो प्रॉपर्टी, उसमें कोई प्री डिफाइंड टाइम भी नहीं है कि इतने साल होंगे। हाँ, तो अगर आज भारत में हम लोग आजाद भारत के नजरिए से देखें तो भारत आजाद होने से पहले जो प्रॉपर्टी जिस मकसद से इस्तेमाल होती थी वो वक्फ बाय यूजर है, वो रिकॉग्नाइज्ड है, वो रजिस्टर्ड है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर मुझे पूछा जाए तो नया अमेंडमेंट है, इतना अफेक्ट नहीं करेगा इफ यू आर ब्रिंगिंग इट इन अ प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, नॉट रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। अगर आप रिट्रोस्पेक्टिव अप्लाई करेंगे तो धोखा हो सकता है, प्रोस्पेक्टिवली करेंगे तो धोखा नहीं होगा। तो इन सारी चीजों को आप मद्देनजर रखते हुए वक्फ को समझना। अभी कुछ इल्जामात वक्फ के ऊपर है कि वक्फ जो है हमारे रैयतों की प्रॉपर्टी यानी कि फार्मर्स की प्रॉपर्टी को छीन रही है, वक्फ जो है हिंदूज की प्रॉपर्टी को, क्रिश्चियंस की प्रॉपर्टी को छीन रही है। अगर इस प्रोपेगेंडा को अगर आप समझना है तो यहां आइसोलेटेड स्टडी नहीं कर सकते, थोड़ा पीछे जाएंगे। 1955 में हमारा कर्नाटक जो है मैसूर राज्य होता था, उसका नाम। जब मैसूर गवर्नमेंट थी तो उन्होंने 1955 में 2 कानून पास किए, इनाम अबॉलिशन एक्ट के नाम पर 2 लॉ आए, एक पर्सनल इनाम अबॉलिशन एक्ट, एक रिलीजियस और चैरिटेबल इनाम अबॉलिशन एक्ट। ये 2 कानूनों के तहत बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो इनाम्स थी, रिलीजियस नेचर की इनाम थी, उस रिलीजियस नेचर को नेग्लेक्ट करके उस टाइम की स्टेट गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी को छीन कर रीग्रांट किया लोगों को। वहां पर जो है वायलेशन ऑफ वक्फ लॉज हुआ है। उस टाइम पे कोई भी एजुकेटेड लोग खड़े नहीं हुए, पूछे नहीं, तो ऑन एन अप्रोक्सीमेट बेस ये 2 कानूनों के तहत 40,000 एकड़ प्रॉपर्टीज जो है वक्फ की जो है नॉन वक्फ हो गई। उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आए, वो सेंट्रल लैंड रिफॉर्म्स एक्ट भी थे, स्टेट गवर्नमेंट ने उसे इंप्लीमेंट किया। उसके बाद सर्टन अबॉलिशंस ऑफ सर्टन इनाम्स अबॉलिशन एक्ट आया 1977 के कानून में। Total 79,000 acres of Waqf land is snatched from the Waqf board and given to the common individuals, including both Muslims and non-Muslims. So इसके जरिए से कुछ रॉन्ग कैलकुलेशंस, रॉन्ग जो अलॉटमेंट्स जो हुए थे, उन प्रॉपर्टीज को जब वक्फ बोर्ड वापस लेने के लिए नोटिस देती है तो ये लोग जो है हंगामा खड़ा कर देते हैं कि वक्फ बोर्ड इज स्नैचिंग द प्रॉपर्टी ऑफ फार्मर्स। नो, they are the waqf properties but were not taken by the waqf board in right time. Now they are trying to take it, that's why this propaganda is being created। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे, लास्ट में एक चीज रख के अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि एक बहुत बड़ा जो है इल्जाम वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर है कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो इंडिया पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ, बिकॉज ऑफ द पार्टीशन बहुत सारे मुसलमान भारत के जो है पाकिस्तान चले गए, वो ईस्ट पाकिस्तान भी गए, वेस्ट पाकिस्तान भी गए। तो उस टाइम पर जो भी प्रॉपर्टीज यहां पे छोड़ के गए थे वो वक्फ बन गई बोल के इल्जाम है। मेरा मुकम्मल दावा है और मैं इस चीज को मेरी किताब में भी पब्लिश कर रहा हूं कि नॉट इवन अ सिंगल प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय द मुस्लिम्स इन इंडिया हु वेंट टू पाकिस्तान ड्यूरिंग द पार्टीशंस वर डिक्लेयर्ड एज अ वक्फ प्रॉपर्टी। ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी वाज गिवन टू द रेफ्यूजीज हु केम फ्रॉम द ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान अंडर डिफरेंट लेजिस्लेशंस।
पहले तो एक कानून आया इवैक्यू प्रॉपर्टीज मैनेजमेंट एक्ट। वो इवैक्यू प्रॉपर्टीज मैनेजमेंट एक्ट 1950 में क्या हुआ, जो लोग आए थे पार्टीशन में उनको जो है प्रॉपर्टीज अलॉटमेंट करने का काम शुरू हो गया। 1968 में इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ तो उस टाइम पे एक लॉ पास हुआ था एनिमी प्रॉपर्टीज एक्ट बोल के। जितने भी प्रॉपर्टीज भारत में मुसलमान छोड़ के गए थे पाकिस्तान को, वो सारे प्रॉपर्टीज को डिक्लेयर कर दिया कि एनिमी प्रॉपर्टी। द मोमेंट इट इज डिक्लेयर्ड एज एनिमी प्रॉपर्टी, सेंट्रल गवर्नमेंट हैड all the powers to take the properties under their control, and thereafter East Punjab Resettlement of the Refugees Act आया, उसके अंदर बहुत सारे प्रॉपर्टीज जो है दिए। जो लोग गए थे बांग्लादेश यानी कि वेस्ट पाकिस्तान, सॉरी ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश जो गए थे वहां पे हालात देखे, कुछ मुसलमान वापस भी आए, लेकिन ये हमारा भारत ही अच्छा था, ये सही नहीं है पाकिस्तान बोल के वापस आए। जो लोग वापस आए अनफॉर्चुनेटली जो वही लोग प्रॉपर्टी छोड़ के गए थे उनको ही नहीं मिली। जस्ट यू फॉरगेट अबाउट डिक्लेयरिंग द वक्फ। सो ये सारी चीजें हमारी किताब में वेरी सुन आ रही हैं, तो आप सब लोगों से अकबर गुजारिश है कि मेरी किताब को जो है थोड़ा आप उसको पढ़ें और अपने लोगों तक वो पहुंचाएं। बहुत सारा इंफॉर्मेशन उसके अंदर हमने लाया है। यस यस, 2 लैंग्वेजेस एट अ टाइम, इंग्लिश एंड कन्नड़ा, दो भी मैं उस किताब को लाने की जरूरत कर रहा हूं। थोड़ा आपका सपोर्ट अगर मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह एक काम हो सकता है। बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से, बड़ी रिसर्च के बाद उस किताब को मैंने लिखा है। तो मेरी बात खत्म करने से पहले मेरी अपनी लिखी गई एक उर्दू की नज़म में आपके हवाले करना चाहता हूं। अगर पसंद आ जाए तो कबूल कर लेना और मेरे लिए दुआ करना। इल्म जदीद हो या इल्म कदीम, इल्म जदीद हो या इल्म कदीम, इल्म तो बेशक मुफीद होता है। सागर किनारा हो या समुंदर की गहराई, इल्म हर जगह वसी होता है। थी बेइंतहा मोहब्बत इल्म से मालिक को, थी बेइंतहा मोहब्बत इल्म से मालिक को, फिर भी भेजा बना के उम्मी मेरे सरकार को। थी इम्तिहा बेइंतहा मोहब्बत इल्म से मालिक को, फिर भी भेजा बना के उम्मी मेरे सरकार को। बताना था इल्म की अहमियत इंसान को, बताना था इल्म की अहमियत इंसान को, खुद के फरिश्तों में से उठाया शैतान को। जो निकला फव्वारा दरे मुस्तफा से, जो निकला फव्वारा दरे मुस्तफा से, जर्रा जर्रा गूंज उठा नाराए मरहबा से, जर्रा जर्रा गूंज उठा नाराए मरहबा से। शमशीर भी रोई ढाल भी रोए, इल्म जब आया तो चट्टान भी रोए। कलम सिहाई की मोहताज न थी, कलम सिहाई की मोहताज न थी, हमने दास्तां खून से लिखी। कलम सिहाई की मोहताज न थी, हमने तो दास्तां खून से लिखी। जो अंधेरा घना छाया कुफ्र का, तो हमने हुर्फ़े वाहिद लिखी। एक इल्म को पाक रखना था शायद उसको, इल्म को पाक रखना था शायद उसको, अपने ही महबूब को उस्ताद न दिया, अपने ही महबूब को उस्ताद न दिया। न था कोई उसके काबिल, तो खुद ही को खुदा ने उस्ताद बनाया, खुद ही को खुदा ने उस्ताद बनाया। चांद को लालटन, चांद को लालटन और आसमान को किताब बनाया, चांद को लालटन और आसमान को किताब बनाया। गारों को मदारिस और घरों को जन्नत बनाया। माशाल्लाह, आज हमारे बीच जो ऐसी शख्सियत जो हमने लॉ के बारे में जो नॉलेज देने के लिए इतने बड़े शख्सियत आकर जो नॉलेज दिए हैं, हमें से कोई भी इसमें 1% भी नहीं जानते थे। 100% जो हमने इनके जो नॉलेज में है, इनके दिमाग में जो नॉलेज का है, हमने 1% ही साथ। मैं ऐसी शख्सियत को तमाम आपकी तरफ से, टीम की तरफ से, डीएसएफ टीम और सबकी तरफ से मैं थैंक्स बोलता हूं और इनका इस्तेमाल करता हूं। मैं आप सबको इधर खड़े होकर सबको थैंक्स बोलकर एक क्लाउड ऑफ अप्लॉज really sir, hats off to you. It's an excellent knowledge you have given to us. We all are here to gain the knowledge, to update ourselves because we don't want to be outdated.